हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक आईक्यू। और हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 12 पहुंच चुके हैं हम लोग धीरे धीरे करते करते, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, फ्रिक्शन। इससे पहले आपने फोर्स एंड प्रेशर पढ़ा था, वहां भी आपने बहुत कुछ पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है ना। आपने देखा कि किस तरीके से फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट को मोशन में भी ला सकता है और उसको रोक भी सकता है ना। तो दोनों चीजें कर सकता है फोर्स। बट आज हम एक नए टाइप का फोर्स पढ़ेंगे। हालांकि फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपने वहां भी ली थी, लेकिन यहाँ आप ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे फ्रिक्शन को, ठीक। तो देखो, आपने देखा होगा, आप साइकिल चलाते हो, है ना। जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी रुक जाती है, बाइसाइकिल रुक जाती है ना। ऐसे ही कोई गाड़ी चला रहा होता है और जब उसको रोकना होता है तो वो क्या करता है, ब्रेक पैडल पर ब्रेक दबाता है, तो गाड़ी रुक जाती है ना। तो आपने कभी सोचा ये ऐसा कैसे हो गया? हाँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, है ना। सामने से किसी ने हाथ तो लगाया नहीं कि रुक जा भाई रुक जा, एकदम जोर से फोर्स लगाया होता तब रुकते ना हम। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता, अपने आप रुक जाता है। या फिर आप देखो, कभी आपने बॉल को वैसे ही लुढ़काया हो जमीन पे, है, तो वो अपने आप धीरे धीरे रुक जाती है। कभी भी आपने सोचा है कि उस पर तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं किसी ने, वो रुका क्यों? या फिर अगर आप किसी बनाना के ऊपर पैर रख दो, अचानक पैर पड़ जाए आपका, है ना, केले के छिलके पे, तो आप फिसल जाते हो बुरी तरीके से। या कई कई बार आप वेट फ्लोर पे फिसल जाते हो, है ना, गीला फर्श हो तो गिर जाता है आदमी। तो ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा है कभी ये सब चीजें क्यों हो रही है? एक और एग्जांपल देख लो। आप आपके टेबल पे बुक रखी हुई होगी, है। अगर आप उसको थोड़ा सा स्लाइड कराते हो, हाँ, या धक्का मारते हो उस बुक को, तो थोड़ा सा आगे जाकर के रुक जाती है। चाहे लेफ्ट में मारो चाहे राइट की तरफ मारो, वो अपने आप रुक जाएगी थोड़ा सा आगे जाकर के, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? उस पर तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तब भी वो क्यों रुक रही है? आपने सोचा? वो इसलिए रुक रही है क्योंकि उस पे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फोर्स कैसा लग रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। जो मूवमेंट, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसलिए रुक गया वो, है ना। हमने पिछली बार देखा था कि अगर हमें बॉल रोकनी होती है तो हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तभी तो रुकती है वो, है ना। ठीक है। तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है बाकी चीजों में? टेबल पे अगर हमने लुढ़काई थी, धक्का मारा था अपनी किताब को, और वो रुक जाती है, तो इसका मतलब कि फोर्स कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स टेबल के सरफेस और बुक के सरफेस के बीच में, है ना। इसी तरीके से अगर आपने बॉल जो लुढ़काई थी अब वो भी रुक गई, तो वो भी किसके बीच में फोर्स लग रहा है? बॉल के सरफेस पे और जो अर्थ का सरफेस है, फ्लोर का सरफेस, उन दोनों के बीच में, है ना। तभी रुक रुक रही है वो। और तो इस समय क्या पता चल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, है ना, कि स्मूथ है या नहीं है। जितना ज्यादा रफ होगा उतनी जल्दी रुक जाएगी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी और भी एग्जाम्पल देखोगे आप तो समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यहीं से समझना चालू कर दोगे आप कि किस तरीके से सरफेस की स्मूथनेस पे कैसे डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। एक ईंट लो, ठीक है, ईंट, और ऐसा एक आपका ये आता है क्या, स्प्रिंग बैलेंस आता है। आपने देखा घर में जब गैस सिलेंडर देने आता है तो उसको मम्मी बोलती होंगी कभी कभी कि गैस तोल के दिखाओ, तो वो फिर ऐसा स्प्रिंग बैलेंस लाता होगा और उसको फंसा के उठाता होगा सिलेंडर को, है ना, इसमें फंसा के सिलेंडर को उठाता होगा, और यहाँ से प्लंजर नीचे की तरफ जाने लग जाता होगा, और जहाँ पे रीडिंग आती होगी वो उतना किलो का होता होगा, है ना। तो वो दिखा देता है। तो सेम चीज आपको करना है। एक इस वाले लास्ट वाले कोने पे, ये लास्ट वाले कोने पे आपने क्या करना है, रस्सी बांध देनी है जैसे इसमें बांध रखी है, और ईंट एक कोने पे लगा देनी है, ठीक है, और फिर खींचो। तो जिस पॉइंट पे ईंट हिले तो एक रीडिंग आएगी उसमें, तो वो आपकी कौन सी हो गई, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, है ना। उतना फ्रिक्शन लग रहा था ईंट पे, इस चलते ईंट रुकी हुई थी। आपने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो चल पड़ी, है ना। तो उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। अब क्या करो, अगली बार एक बार और काम करो, इसके ऊपर ना प्लास्टिक चढ़ा दो, ठीक है,
पॉलीथीन बैग लगा चढ़ा लो और उसके बाद फिर से दोबारा से खींचो। इस बार आप क्या नोट करोगे, ये जल्दी रीडिंग कम आएगी पहले से, ये जल्दी चल पड़ेगा है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जब हमने इसके सरफेस को स्मूथ कर दिया तो फ्रिक्शन घट गया, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स घट गया, इसका यही मतलब हुआ, है ना। चलो और चीज देखते हैं। एक आप क्या करो, ऐसे बुक्स रख लो और एक लकड़ी का, ऐसे लकड़ी का एक जो आपका कार्डबुक नहीं होता एग्जाम का, वो रख लो ऐसे, ठीक है। और एक पेंसिल सेल ले लो, ठीक है, बैटरी नहीं आती जो रिमोट वगैरह में होती है, वो ले लो, ठीक है। और टेबल पे उसको एक सर्टेन हाइट से, ठीक है ना, ऐसे मार्क कर दो कि इसी हाइट से नीचे गिराना है, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे नहीं, वहां से उसको गिराओ और फिर देखो वो कितनी दूर तक जाता है, जहां तक गया उसको मार्क कर लो। अगली बार क्या करो आप, एक यहाँ पे जैसे इन बच्चों ने कर रखा है, एक क्लॉथ बिछा लो, ठीक है, टॉवल बिछा लो, फिर से वहां से उसको ड्रॉप करो। अब देखो वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, पहले से कम दूर जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो ये वाला सरफेस जो है रफ हो जाएगा, ज्यादा रफ है एज कम्पेयर टू प्लेन वाले के, है ना। क्योंकि आप देखो उसके ऊपर में बहुत सारे जो आपका क्या नाम है ब्लैंकेट है, उसमें बहुत सारे फर होता है ना, तो वो रफ बनाता है उस सरफेस को, तो इस चलते ये ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, रुक जाएगा। इसके फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है इस पे, है ना, दोनों सरफेस के बीच में ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है ठीक। चलो, तो इससे आपको समझ में आया कि स्मूथनेस से कैसे अंतर आता है फ्रिक्शनल फोर्स का। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, सरफेस अगर एक रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना। अब देखो होता क्या है, जब ये बुक को हम टेबल में लुढ़का रहे थे, है ना, धक्का मार रहे थे, तो आप देखो कैसा होता है, अगर माइक्रोस्कोप के अंडर में देखोगे तो बुक का सरफेस भी देखने को तो हमारे लिए बड़ा लग रहा है प्लेन है, बट वो एक्चुअली प्लेन नहीं होता, वो ऐसा होता है उसमें ग्रूव्स होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वैसे ही टेबल भी हमें देखने में लगती है बड़ी स्मूथ है, लेकिन वो स्मूथ नहीं होती, उसके भी सरफेस पे ऐसे ग्रूव्स बने हुए होते हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज ले लो, कोई भी सरफेस आप ले लो, उसके ऊपर में ऐसे ही छोटे छोटे से ग्रूव्स बने हुए होते हैं, चाहे कितना ही ऊपर से वो स्मूथ आपको लग रहा हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस इरेगुलरिटी। चाहे दुनिया की कोई सी भी चीज ले लो आप, ठीक है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो ऐसा ही दिखेगा, इरेगुलर सरफेस उस पर होता ही होता है जितना ज्यादा स्मूथ होगा कम होगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। तो होता क्या है, जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक दूसरे के ग्रुप में फिट हो जाते हैं, है ना। अब जब ये फिट हो गए हैं तो अब ये मूव नहीं करेंगे, तो इनको मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। और अगर मूव करना चालू करते हैं ये, है ना, एक दूसरे के ऊपर मूव करना चालू कर दें और कोई फोर्स उस पर लगे लग रहा है तो वो जल्दी से ग्रुप में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे फोर्स वो कम हो जाएगा, है ना, पीछे से लगना, तो वो क्या होगा, धीरे 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 ये ग्रुप्स में सेटल होना शुरू हो जाएंगे, है ना। जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होगी ये ग्रुप्स में सेटल होने लग जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको बिल्कुल अरेस्ट कर लेगा और रोक लेगा, है ना, अपने ग्रुप में बैठा करके, ठीक। आप देख लो, ये वाला एग्जांपल हमने पिछली वाली बुक में ही पढ़ा था ना। आपने कभी देखा है कि कोई चीज को अगर धक्का मारना शुरू करो तो पहले वो नहीं हिलता है ना, लेकिन एक बार हिल जाए तो फिर उसको धक्का मारना बड़ा आसान हो जाता है। क्यों, इसी वजह से, क्योंकि पहले वो ग्रुप में फिट था, है ना। और अगर जब फोर्स एक बार लगना चालू हो जाता है तो वो ग्रुप से के उसको सॉरी फ्रेंड सॉरी, तो एक बार जब उसको वेलोसिटी मिल जाती है तो ग्रुप्स के ऊपर से पार करने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी फिर कम होने लग जाएगी तो फिर से वो धीरे 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 ग्रुप्स में सेटल होना चालू कर देगा और फिर से रुक जाएगा, ठीक। तो अब समझ में आ गया हो आपको, नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से सुन लो कि मैंने क्या कहा है, ठीक है ना, ठीक। तो अभी तक तो हमें सब समझ में आ रहा है कि यार ये फ्रिक्शन जो है ना बहुत ही बेकार चीज है, इसके चलते तो सब चीजें रुक जाती हैं। पर क्या फ्रिक्शन बेकार है, फ्रिक्शन हो सकता है अच्छी भी हो अच्छा भी हो, है ना। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, आओ देखते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम तो कुछ भी ना काम कर पाए। एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं हम, जैसे आपने देखा आपके टीचर ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं तो क्या कर रहे हैं, चौक को ब्लैक बोर्ड पे घिस रहे हैं, है ना, रगड़ रहे हैं, फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, तभी वो, और जब वो कर रहे हैं तो कुछ जो पार्टिकल्स हैं चौक के वो देख तो नीचे भी गिर जाते हैं, और
कुछ क्या होता है ब्लैक बोर्ड पे स्टिक कर जाते हैं, जो स्टिक करते हैं वही वर्ड्स के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता तो वो स्टिक ही नहीं कर पाते, है ना, सारे के सारा नीचे गिर जाता। तो कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो टायर और रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो अगर आप ब्रेक मारते रहोगे तो गाड़ी रुकेगी ही नहीं, तो एक्सीडेंट हो जाएगा आदमी का भाई, है ना। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपके जूते पे के नीचे में आपने देखा है कई बार कैसे होता है, ग्रूव्स बने हुए होते हैं, है ना। अगर वो नहीं हो, वो किस लिए दिए हुए होते हैं, ताकि आपकी ग्रिप ज्यादा बेटर हो रोड पे, है ना, या किसी भी सरफेस पे जो आप चल रहे हो ग्रिप बेटर हो। अगर वो ग्रिप नहीं होती तो आप भी फिसल जाते हो, गिर जाते हो, है ना। फिर फ्रिक्शन और किस काम आती है, फ्रिक्शन देखो, आपने आप देखो कई बार आप अपने हाथ को जोर जोर से सर्दियों में करते हो ना, हाथ को मलते हो, क्यों करते हो, तो आपका हाथ गर्म हो जाता है। या फिर आप देखो मैच स्टिक को किसी भी रफ सरफेस पे रगड़ो तो फटाक से आग पकड़ लेती है। तो किस लिए हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है ना। और कौन सा एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो गया, ये सारे हो गए। तो ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये सारी चीजें हो पाएंगी, कोई नहीं पाएंगी। और ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, है कि नहीं। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो हमारे लिए कई कुछ जगह पे तो हमें फ्रिक्शन को जानबूझ के हम इंक्रीज करते हैं, और कुछ जगह पे हमें फ्रिक्शन को कम भी करना होता है ना। फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करने कहाँ पे चाहिए, सबसे पहले आपके जूते में, है ना। फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए हम उसमें ग्रुप्स बनाते हैं खूब सारे, है ना, नीचे में सोल में, है ना, ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं ना, ताकि आप बेटर तरीके से आपका शू पकड़ बना सके रोड पे सरफेस पे, और आप गिर ना सको। टायर्स देखो ऐसे ग्रुप वाले बने हुए होते हैं ना, क्यों, क्योंकि ताकि ज्यादा फ्रिक्शन हो और अच्छे से पकड़ बना सके, है ना, गाड़ी, और टाइम पे रुक सके जब उस पर ब्रेक मारी जाए, है ना। फिर आपने देखा होगा कबड्डी खेलते समय प्लेयर हाथ में मिट्टी लगाते हैं ना, ताकि अपने कंपोनेंट को पकड़ सके, अपोनेंट को पकड़ सके, है ना। साथ में आपने देखा होगा जिम्नास्ट वाले हाथ में ना कुछ कुछ पाउडर पकड़ते हैं, ताकि जब दौड़ के जाए उछले और लोहे पे कूदते हैं वो लोग, तो उनकी ग्रिप अच्छे से पकड़ बन जाए, हाथ ना फिसल जाए, वरना वो गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, है ना। अब हमें फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पे कम करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपका फेवरेट गेम कैरम, वहां आप डालते हो ना पाउडर, ताकि आपका जो स्ट्राइकर है आराम से फटाफट तेजी तेजी से भागे, तो वो आप फ्रिक्शन कम कर रहे हो वहां पे, ठीक। फिर आप देख लो कई बार दरवाजे की कुंडी बड़ी आवाज करते रहती है, तो आप उसमें तेल डालते हो, तो वो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को कम करता है। आपकी साइकिल में आपने देखा चेन में वो डालता है मैकेनिक, उसमें ग्रीस ऑयल डाल देता है, आपकी आपकी साइकिल भी कभी कभी आवाज करती है, तो आप जाते हो ना, वो ग्रीस डाल देता है, तेल डाल देता है, तो फिर आपकी गाड़ी आवाज करना बंद कर देती है। पंखे में भी ऐसे ही होता है ना, पंखा भी कई बार आवाज करने लग जाता है, फिर उसमें ग्रीसिंग करवाते हैं हम, तो ठीक हो जाता है, आवाज करना बंद कर देता है। पूछना अपने घर में, आपकी गाड़ी में भी ऑयलिंग डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है कई जगह में, ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये चीजें जो डाली जाती है जिससे कि फ्रिक्शन को कम किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। सबको लुब्रिकेंट बोलेंगे हम, ठीक है, जिससे भी फ्रिक्शन कम होता है उसको हम लुब्रिकेंट कहते हैं, ठीक। चलो, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन करता है कि नहीं करता। अब आप सोच के देखो, ये आप इस एग्जांपल से सबसे बेस्ट समझ जाओगे। आप देख रहे हो ना, जितने भी आजकल के लगेज के बैग होते हैं वो ऐसी ही होती है, नीचे में उसमें व्हील्स लगे हुए होते हैं, और ऐसे पकड़ के चाहे कितना ही भारी भी हो, एक बच्चा भी उठ उसको खींच के ले जा सकता है ना। बट अगर आप सोच के देखो, अगर ऐसा बैग होता और आपको उसको खींच के ले जाना पड़ता, है ना, तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब उसके नीचे में अगर आपने रोलर्स लगा दिए तो कितने आराम से आप उसको स्लाइड कर पाओगे। बुक को ही एग्जांपल लेके देख लो, बुक के नीचे में आपने पेंसिल लगा दी तो बड़े आराम से स्लाइड कर पाओगे, और वही पेंसिल आप हटा के देखो फिर स्लाइड करो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो लेकिन व्हील की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है ना। तो when one
roll one body rolls over the surface of another body, resistance to its motion is called rolling friction. अब फ्रिक्शन तो यहाँ भी लग रहा है इसके व्हील के और सरफेस के बीच में, लेकिन कम लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि व्हील का बहुत ही कम पोर्शन उसके कांटेक्ट में है ना, सरफेस के कांटेक्ट में बहुत ही कम पोर्शन है, तो बहुत कम फोर्स लग रहा होगा, है कि नहीं? इसीलिए व्हील को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है, ठीक। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा लगता? जब हम रगड़ के ले जाते बैग को, है ना, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता। करके देखना, बैग को रगड़ के देखना नीचे में, और या फिर आप वो आपका रोलर वाला चला के देखना, दोनों में देखना कितना अंतर आएगा, आपको कितना फील होगा अंतर, है ना। चलो, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये लास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक आपके बुक का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, सबसे पहले तो फ्लूइड क्या होता है। साइंस में ना गैसेस को और लिक्विड्स को, जितने भी गैस तो एक ही हुई, लिक्विड्स जितने भी होते हैं और गैस दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, उसको फ्लूइड बोलते हैं साइंस में। आज से ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, जैसे सॉलिड्स फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही थी, इसी तरीके से ये फ्लूइड्स भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट उनसे पास करता है, ठीक। जब पानी में से कोई चीज को पास करा रहे हो, जैसे आपकी शिप पास होती है या बोट पास होती है ना, या फिर आप भी नहाने जाते हो, है ना, स्विमिंग जो करते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक फ्रिक्शन का फोर्स लगता है आप पे भी, है ना, आपकी बॉडी में और वाटर के बीच में, ठीक है, या फिर बोट और वाटर के बीच में, या फिर शिप और वाटर के बीच में। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, ठीक। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो कि ड्रैग कहलाता है, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है स्पीड कितनी है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, शेप कैसी है उस ऑब्जेक्ट की, और फ्लूइड का नेचर कैसा है, ये भी डिपेंड करता है। अब आप देखो, नेचर ऑफ फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्पीड, आप जितनी ज्यादा स्पीड से जाओगे उतना ज्यादा आप फील करोगे कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। कभी देखना, अपना हाथ ना हवा में बाहर की तरफ हल्का सा निकाल के देखना, देखो संभाल के निकालना, है ना। या बाइक पे कभी जा रहे हो पापा के साथ, तो खाली रोड पे ऐसा हाथ को बाहर की तरफ निकालना, तो देखना आपको लगेगा, फोर्स लगेगा, आपका हाथ पीछे की तरफ जाने लग जाएगा। लेकिन अगर वही पापा धीरे चला रहे होंगे गाड़ी, तो हाथ देखना बाहर निकाल के, तो उतना फोर्स नहीं लगेगा, आपको हाथ उतना पीछे नहीं जाएगा। लेकिन जब स्पीड जा रही होगी तो आपका हाथ बहुत पीछे जाएगा, बहुत तेजी से पीछे जाएगा, है ना। तो फोर्स लग रहा होता है, तो स्पीड जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट अभी हम बाद में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ द फ्लूइड कैसे है? आप देखो, पानी को सरफेस पे लुढ़का के देखो, है ना, तो पानी आपका ज्यादा तेजी से जाएगा, है ना, स्लोप पे तेजी से नीचे चल जाएगा। बट अगर आप वही सरसों का तेल डाल के देखो, तो वो उतनी तेजी से नहीं जाएगा नीचे, स्लोप बना के, ऐसे जैसे स्लोप आपने बनाई थी ना वो पेंसिल सेल वाले एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे ये देखो, ये वाले में अगर यहाँ से हम पानी को छोड़ेंगे तो पानी फटाक से नीचे आ जाएगा। तेल को छोड़ेंगे वो भी आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगा। मशीन का ऑयल आप डाल के देखना, वो भी आएगा, वो और ज्यादा टाइम लेगा, धीरे धीरे आएगा। तो नेचर ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स वो लगा सकता है, ठीक है। अब शेप की बात करते हैं, तो शेप देखो, आपने देखा है हर ऑटोमोबाइल की शेप अलग अलग होती है, कार्स अलग अलग शेप की आती है, आपने देखा। लैम्बोर्गिनी देखी है आपने, एकदम कैसी शेप की होती है, एकदम नीची होती है और अलग ही शेप होती है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो लैम्बोर्गिनी इमेज देख लो भाई, ये देखो इसकी शेप देख लो कैसी है, बिल्कुल कारों से अलग है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और अगर इसकी शेप अगर ऊंची ज्यादा होगी और ज्यादा सरफेस दे रही होगी आगे की तरफ में, तो क्या होगा, हवा ज्यादा आके टकराएगी, है ना। जितना ज्यादा आके टकराएगी उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स पैदा होगा, है ना। तो इसका क्या करते हैं हम, सरफेस को कम से कम कोशिश करते हैं कि एयर से टच में रहे, ताकि क्या हो, फोर्स कम लगे, है ना, ड्रैग फोर्स कम लगे। आप देख लो ना, जहाज को कितना स्लिम बनाया जाता है ताकि उस पर ड्रैग फोर्स कम लगे।
अब आपका कोई ड्रैग फोर्स सर, आप तो वाटर की बात कर रहे थे, लिक्विड की बात कर रहे थे, एयर की कहाँ से बात आ गई? तभी हमने पढ़ा था ना कि फ्लूइड गैस को भी बोलते हैं, लिक्विड्स को भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे शेप्स का डिजाइन इंसान सीखता कहाँ से? अलग अलग डिजाइन के जहाज आते हैं ना, आप देखो फाइटर प्लेन्स कितने डिजाइन के होंगे, अलग अलग शेप्स के रहते हैं। तो हमने कहाँ से सीखी ये सब चीजें? हमने सीखी है बर्ड्स से, फिशेस से सीखा है हमने, क्योंकि ये लोग तो नेचर में हमसे पहले से उड़ रहे हैं हवा में, है ना, और पानी में भी बहुत पहले से तैर रहे हैं। तो ये लोग कई सालों में अपने बॉडी को अडेप्ट कर चुके हैं कि किस तरीके से वो कम एनर्जी को लूज करते हुए भी फ्रिक्शन ओवरकम कर सके, है ना। तो इन्होंने अपने बॉडी को उस तरीके से डिजाइन कर लिया है। तो हम इनसे इनको देख देख के सीख रहे हैं, और हमने इनको देख देख के अपने चीजों को डिजाइन कर लिया, व्हीकल्स को। अब देख लो, कोई भी व्हीकल हो, उस पर फ्लूइड फ्रिक्शन लगता ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कार ही है ना, कार चल तो रोड पे रही है, अब कार पे तो डबल डबल फ्रिक्शन लग रहा है। एक टायर और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, वो उस पे लग रहा है, और दूसरा उस पे कौन सा लग रहा है? एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, फ्लूइड का, क्योंकि वो एयर एयर तो चारों तरफ है ना, तो एयर में चल रही है, तो उसको फ्रिक्शन लग रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स उस पे भी लग रहा है, एयर से भी लग रहा है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, ठीक, फ्रिक्शन के बारे में। होप आपको समझ में आ गया हो। वैसे तो आसान चैप्टर था, बट नया टॉपिक है, और कुछ चीजें हो सकता है नहीं भी समझ में आ रही हो, तो कोई बात नहीं, दो बार सुना करो, 3 बार सुना करो, है ना, आराम से सुनो। फिर एक बार बुक पढ़ो, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको, बाद बुक जरूर पढ़ा करो। मेरे को पूरा यकीन है आपको पूरा 100% समझ आ जाएगा, पर 2 से 3 बार वीडियो सुन लिया करो, ठीक है। कहीं पे डाउट हो तो उसके बाद भी कोई डाउट रहे तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।